हेलो माय डियर स्टूडेंट, तैयारी कर रहे थे आप सीयूटी 2024 अर्थशास्त्र डोमेन विषय की। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट 3, जिसका यूनिट 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुका हूँ। उनकी समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, उसके संबंधित विभिन्न शब्दावलियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय मौलिक अवधारणाओं के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय आय के कौन कौन से जो है समुच्चय, इन सब बातों के बारे में हम डिटेल से आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक पता नहीं किया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको सीयूटी का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आपको हर एक चीज़ का मिल जाएगा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। नेशनल इनकम, देखिए राष्ट्रीय आय का सीधा सा मतलब होता है राष्ट्र की आय। अब एक राष्ट्र की जो आय है, राष्ट्र कोई व्यक्ति तो है नहीं, राष्ट्र का मतलब होता है देश में रहने वाले नागरिकों का समूह, नागरिकों से राष्ट्र बनता है। तो नागरिक जो आय करते हैं, उन नागरिकों की आयों का योग करते हैं, तो वो राष्ट्रीय आय बनता है। मतलब साफ है। जब इसकी अर्थ की हम बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिक मिलकर जितने भी आय अर्जित करते हैं, सभी आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। या फिर आप ये वाली देख लीजिए, राष्ट्रीय आय से आशय किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होता है। हम अपने देश के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे तो उसको बेचना पड़ेगा, तो बेचने के बदले में आय की प्राप्ति होगी। तो जो आय की प्राप्ति होगी वही राष्ट्रीय आय होगा। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ एग्रीगेट्स हैं जो राष्ट्रीय आय को पूरा करता है। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र क्या होता है? देखिए, घरेलू क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी देश की वो क्षेत्र जहां पर उस देश से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है देश का पॉलिटिकल बाउंड्री, जिसको बोलते हैं राजनीतिक सीमा। तो जब घरेलू क्षेत्र की बात करते हैं अर्थशास्त्र में, तो राजनीतिक सीमा और घरेलू क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। राजनीतिक सीमा मतलब देश की वो बाउंड्री जहां पर देश का पूरा राजनीतिक के जो है पॉलिसी अप्लाई होती है, जबकि आर्थिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत सभी लोग जो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए काम करते हैं। तो घरेलू क्षेत्र का मतलब होता है आर्थिक क्षेत्र, और इसके अंतर्गत घरेलू सीमा का वो पूरा आता है। इसके अलावा महासागर क्षेत्र का आता है, जल अन वायुयान जहाँ पर खड़े होते हैं जैसे शिप वगैरह, मछुआरे के नाव जहाँ तक जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले हमारे जो एम्बेसडर है, जो एम्बेसी होती है, इसको दूतावास कहते हैं, ये सारा क्षेत्र चाहे वो विदेशी कंट्री में क्यों ना हो, वो हमारे देश का घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब घरेलू क्षेत्र क्या होता है? घरेलू क्षेत्र किसी भी देश का वह क्षेत्र होता है जहां पर उस देश से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। समझ में आ गया? ये घरेलू क्षेत्र हुआ। अब बात करेंगे सामान्य निवासी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट। एक होता है निवासी और एक होता है देश का नागरिक, सिटीजन। तो सामान्य निवासी का मतलब, सामान्य निवासी वास्तव में वह निवासी होता है जो किसी देश में रहता हो और उस देश, उसकी सारी आर्थिकी उसी देश से जुड़ा हुआ हो। आर्थिक मतलब वो उस देश में खाता हो, पीता हो, उस देश में खर्च करता हो, उसी देश में टैक्स भी पे कर रहा हो। मतलब उसकी जिंदगी का, उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का समस्त जो है चीजें उसी देश से जुड़ी होती हैं, तो उस व्यक्ति को हम सामान्य निवासी कहते हैं। सामान्य निवासी और देश के नागरिक होने में अंतर है। सामान्य निवासी का मतलब देश में रहना, उस देश के लिए काम करना, देश के हित में। जबकि नागरिक का मतलब होता है जिसको देश की कानून के अंतर्गत देश का नागरिक घोषित किया गया हो। ठीक है। अब देश में एक विदेशी नागरिक भी सामान्य निवासी हो सकता है। जैसे नेपाल का कोई बंदा है, हमारे देश में एक वर्ष से ज़्यादा समय में रह रहा है और यहीं पर उसने अपना घर बना लिया, उत्पादन, उपभोग, विनियोग सब कुछ हमारे देश में करता है। अब वो इसी देश की आर्थिक गतिविधियों में संपन्न हो गया, संलग्न हो गया है, तो उस व्यक्ति को हम सामान्य निवासी के नाम से जानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो विदेश से आके यहाँ पर नौकरी कर रहा है कुछ समय के लिए, जैसे एमएनसीज कंपनी, वहाँ का मैनेजर रह गया है, विदेश से आने वाला जो दूतावास होता है, जो एम्बेसडर्स होते हैं, वहाँ के आने वाले ऑफिसर्स होते हैं, वो सब सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे, वो विदेशी नागरिक। जो टूरिस्ट आते हैं कुछ समय के लिए रहते हैं, वहाँ से जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, वो सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। सामान्य निवासी के बाद दूसरा टर्म होता है साधन लागत और बाजार कीमत, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। पहले साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एक वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो उत्पादन के साधन लगाए जाते, मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है
तो उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, तो साधनों के ऊपर कुछ व्यय किया जाता है, तो उत्पादन के साधनों पर किया जाने वाला व्यय, उत्पादन के साधनों पर किया जाने वाला व्यय, उसे जो मौद्रिक रूप से भुगतान किया जाता है तो उसे साधन लागत के नाम से जानते हैं। ये वो लागत होती है जिस लागत पर वास्तव में उत्पादन होता है, जबकि बाजार कीमत वो कीमत होती है जिस कीमत पर किसी वस्तु को वास्तव में बेचा जाता है, और ये साधन लागत के ऊपर सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स का योग होता है। यानी कि बाजार कीमत साधन लागत से ज्यादा होता है। क्यों? साधन लागत उत्पादन मूल्य, अब उत्पादन मूल्य में जब टैक्स जोड़ दिया जाता है और बाजार में वास्तव में जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो बाजार, साधन लागत को शॉर्टकट में एफसी बोला जाता है, कि थोड़ी देर कुछ आगे आपको नीचे जब आगे बताऊंगा काम आएगा। और बाजार कीमत को एमपी के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में। तो यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। अब ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानना पड़ेगा हमें। ये बना हुआ है अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता से, जहां पर अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगाए जाने वाला कर, बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क। नॉर्मल में अभी तो क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु और सेवा पर लगाए जाने वाले टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और ये अप्रत्यक्ष कर हमेशा किसी वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि करता है, मूल्य को बढ़ाता है। मतलब कोई सामान 100 रुपए का है और सरकार ने क्या दिया कि इसके ऊपर 12% का टैक्स लगेगा, तो इस सामान की कीमत कितनी हो जाएगी, 112। वहीं पर आर्थिक सहायता का मतलब होता है सरकार किसी भी वस्तु के उत्पादन मूल्य को कम करने के लिए अपनी तरफ से उनको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। किसको? उत्पादक को, ताकि बाजार में वस्तु के रेट कम रह सके। तो जब सरकार वस्तु के मूल्य में कमी करने के लिए उत्पादकों को कुछ सहायता प्रदान करती हैं, उस सहायता को आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। और सब्सिडी हमेशा वस्तु के मूल्य को कम करता है। और अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के बीच का जो अंतर होता है ना बेटा, वही होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन शॉर्ट एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो भी अप्रत्यक्ष कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, मान लीजिए 100 रुपये है, और सरकार के द्वारा उसके ऊपर दिए जाने वाली सब्सिडी मान लीजिए 20 रुपये है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना हो गया, 80। और इसी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर हम साधन लागत को जो है बाजार कीमत में परिवर्तन करते हैं। ध्यान में रखना, अभी काम आने वाला है आगे जब हम राष्ट्रीय आय की गणना विधियां पढ़ेंगे तब। इसके बाद एक टर्म और है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NFIA। क्या होता है? देखिए, कोई भी देश जो खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है वो विदेशों में अपना बिजनेस चलाता है, अपना व्यापार करता है, वहाँ से आय अर्जित करता है। और विदेशी नागरिक, हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ रहती हैं और यहाँ से आय अर्जित करके अपने देशों को, तो जब विदेशी से हमारी आय हमारी कंट्री में आती है और यहाँ से विदेशों जाती है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। मतलब हमारे देश के निवासी विदेशों से जो आय अर्जित करते हैं और हमारे यहाँ से विदेशी लोग जो आय अर्जित करते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर विदेशों से शुद्ध साधन। और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए विदेशों से अर्जित आय ज़्यादा होता है और विदेशों को अर्जित आय कम होता है तो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन विदेशों को जब आय ज़्यादा जाता है, हमारे पास आता कम है, तब उसको ऋणात्मक बोलते हैं। इसलिए ये प्लस माइनस में होने का मतलब हमारा आयात ज़्यादा है, प्लस में होने के बाद हमारा निर्यात ज़्यादा है। सीधी सी बात है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब मेन आता है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। जब भी हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की बात करते हैं, बेसिकली 4 अवधारणाएं होती है: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। क्योंकि गणना जो है 2 तरीके से होती है, एक बाजार कीमत पर और एक साधन लागत पर। तो गणना जब बाजार कीमत पर और साधन लागत पर होती हैं, तो ऐसे में टोटल हमारे पास 8 प्रमुख अवधारणाएं बन के आती हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी-एमपी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी-एमपी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी-एमपी, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी-एमपी, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी-एफसी, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी-एफसी,
साधारण लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएफसी, और सबसे इंपॉर्टेंट साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी। यही एनएनपीएफसी है जिसको हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं 8 अवधारणाओं के बारे में आपको जानना है डिटेल से, इसकी कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, इसमें कौन कौन चीज़ों को शामिल किया जाता है, क्योंकि इन आठों को राष्ट्रीय आय की अवधारणा इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंग है, और राष्ट्रीय आय की गणना के क्रम में इन सब की गणना करना आवश्यक हो जाता है अलग अलग जो है उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले टर्म की, दैट इज बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जब भी किसी भी देश में जीडीपी की बात होती है तो ध्यान में रखना इसी की बात हो रही है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। हमारे जीडीपी बढ़ रही है, हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट इतना है, हमारे जीडीपी इतनी हो रही है, जीडीपी के आधार पर हम देश पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यही जीडीपी है। जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है देश की घरेलू सीमा, यानी कि विदेशी सीमा को, विदेशी आय को छोड़कर देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी उत्पादक होते हैं, जो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनके बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। मतलब देश की बाउंड्री के अंदर, कौन सी बाउंड्री? आर्थिक बाउंड्री, राजनीतिक नहीं, उसके अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोग मिलकर जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को क्या बोलते हैं? उत्पादन के मूल्य को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सबसे पहले इसी की गणना होती है, उसके बाद हम बाकी अवधारणाओं की गणना करते हैं। तो बाकी सारी अवधारणाओं की परिभाषा इसी सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर डिपेंड करता है, बेटा ध्यान में रखना। तो जब सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताओं के बारे में आप जानेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इसके अंतर्गत केवल घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादों के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें मूल्यह्रास जुड़ा होता है, क्योंकि सकल है, सकल का मतलब ही होता है इसमें मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होगा। इसमें केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग किया जाता है, ना कि साधन लागत कर, और ये एक लेखा वर्ष के लिए इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब साफ है, जब भी हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, एक वर्ष में देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है सकल घरेलू उत्पाद, या फिर कह सकते हैं जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देंगे, तब जाके हमें सकल घरेलू उत्पाद मिलेंगे। और इस विधि में जीडीपी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको बोलते हैं कुल मूल्य वृद्धि, कुल मूल्य वृद्धि या सकल मूल्य वृद्धि। समझ में आ गया? अब इसी से हम आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। दूसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान में रखिएगा, घरेलू और राष्ट्रीय के बीच में केवल एक ही शब्द का अंतर होता है, वो विदेशों से साधन आय का होता है। मतलब जब घरेलू मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे तब वो राष्ट्रीय मूल्य बन जाएगा। तो कहने का मतलब होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि एनएफआई को जोड़ देंगे, तब ये दोनों मिलके क्या बनाता है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फॉर्मूला याद है ना? क्या जोड़ना है? केवल विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है। तीसरा पॉइंट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय मतलब विदेशों से प्राप्त आय जुड़ा हुआ है। ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद सिंपल रखना है। राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि विदेशों से आय जुड़ा हुआ है, और शुद्ध का मतलब होता है कि इसमें मूल्यह्रास जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मूल्यह्रास ही सकल से मूल्यह्रास को माइनस कर दोगे तब वो शुद्ध बनता है। तो देश की सकल घरेलू उत्पाद में जब मूल्यह्रास को घटाकर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे तब वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनेगा, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा तब मूल्यह्रास को घिसावट व्यय या फिर स्थिर पूंजी के उपभोग के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी।
ध्यान में रखिएगा, ये जीडीपी एमपी और ये एनडीपी एमपी, दोनों में किसका अंतर है? केवल केवल यहां पर एक ही शब्द का अंतर है, मूल्यह्रास का। मतलब एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में से जब हम घिसावट मूल्य या फिर मूल्यह्रास को घटा देंगे तब हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कहने का मतलब है ये हो गया घरेलू आय, ठीक है ना, यानी कि सकल घरेलू आय, और सकल घरेलू आय में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो वो शुद्ध घरेलू आय बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया 4 मेन कॉन्सेप्ट। 5वां कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि एनडीपीएफसी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एफसी का मतलब साधन लागत। अब जब भी हम एफसी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि एमपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद ही एफसी प्राप्त होता है, यानी कि साधन लागत प्राप्त होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपको कहा था ना याद रखना। तो यहां पर होता क्या है, थोड़ा सा परिभाषा में अंतर कर देते हैं समझने के लिए। एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी नागरिक रहते हैं, जब सभी नागरिक मिलके साधन आय अर्जित करते हैं, यानी कि उत्पादन के विभिन्न साधनों से अर्जित की जाने वाली आयों के योग को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। और शुद्ध घरेलू उत्पाद को ही वास्तव में देश की घरेलू आय के नाम से जाना जाता है। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम, DI, यही डोमेस्टिक इनकम ही शुद्ध घरेलू आय के नाम से जाना जाता है। शुद्ध इसलिए क्योंकि ये आयों का योग है, और आय में मूल्यह्रास और आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता, कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगता है वस्तु और सेवाओं के मूल्य पर, और वस्तु और सेवाओं पर, वस्तु के मूल्य पर ही मूल्यह्रास लगता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये दोनों शामिल नहीं होती, मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसलिए हमें प्राप्त होता है एनडीपीएफसी। और एनडीपी का मूल्य अगर दिया हुआ उसमें से एनआईटी को माइनस कर देंगे तब जाके हमें एनडीपीएफसी प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 6, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। हमारे पास अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, एनडीपीएफसी है, तो एनडीपीएफसी और जीडीपीएफसी के बीच में केवल एक ही शब्द का आता है, ये शुद्ध मूल्य होता है, और हमें निकालना है सकल मूल्य। तो शुद्ध मूल्य में घिसावट मूल्य, मूल्यह्रास या पूंजी उपभोग मूल्य, ये स्थिर पूंजी के उपभोग को जोड़कर हमें सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है, वो भी साधन लागत पर। पॉइंट नंबर 7, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा हमने जीडीपी। अब हमें पढ़ेंगे जीएनपी, मतलब यहां पर डी को एन में कन्वर्ट करेंगे। घरेलू, डी का मतलब डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और एन का मतलब नेशनल। घरेलू और नेशनल में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी कि एनएफआई का। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे हम, वो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे वो क्या है, जीडीपी, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम जीडीपी एफसी में जोड़ेंगे, तब हमें जो मिलेगा सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। और नेक्स्ट है लास्ट 8th नंबर, सबसे लास्ट अवधारणा, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय, एनएनपीएफसी, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश में सभी नागरिक जितने भी आय अर्जित करते हैं, उस आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तब वो हमारा क्या बनता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है, राइट। और शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घरेलू आय में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ना पड़ेगा, और यही वास्तव में इसी की गणना की जाती है। और इससे पहले हम बाकी 7 अवधारणाओं की गणना करते हैं। जब राष्ट्रीय आय की बात कर लेते हैं, कुछ छोटे मोटे चीजें और हैं, जैसे निजी आय। निजी आय का मतलब निजी व्यक्तियों की आय, क्योंकि हमारा देश मिश्रित देश है जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के जो है आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली निजी आय प्राइवेट इनकम होती है। यहाँ पर सरकारी आय को शामिल नहीं करते। सरकार यानी कि सार्वजनिक आय को छोड़कर निजी क्षेत्र को जो आय की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभ, मिश्रित आदि जो कुछ भी मिलता है, सरकार के द्वारा मिलने वाला हस्तांतरण, विदेशों से प्राप्त होने वाला हस्तांतरण, सब कुछ जोड़ के जो निजी व्यक्तियों की आय होती है उसे निजी आय कहा जाता है। तो निजी आय की जब गणना करेंगे, देखिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय, निजी क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल भी सार्वजनिक आय को शामिल नहीं करेंगे। विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय, सरकार से प्राप्त होने वाली चालू हस्तांतरण यानी कि जो आर्थिक सहायता वगैरह होती हैं,
शेष विश्व से चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इन सभी चीजों को आपस में जोड़ेंगे तब जाके निजी आय बनता है। ठीक है, अब निजी आय के बाद दूसरा शब्द है व्यक्तिगत आय, जिसको वैयक्तिक आय के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत आय का मतलब होता है जब किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों या परिवारों को, यानी कि जब घरेलू क्षेत्र को वास्तविक रूप में जो आय की प्राप्ति होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो निजी क्षेत्र में अर्जित तो होती हैं, लेकिन अर्जित होने के बाद वो वास्तव में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका भुगतान करना भी रह जाता है। जैसे आपने जो पैसा कमाया, जो लाभ लिया, लाभ में से टैक्स देना है, लाभ में से आवंटित व्यावसायिक लाभ होता है जिसको बांटा नहीं जा सकता, बिजनेस के लिए यूज करना है, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान देना होता है, और कुछ हस्तांतरण भुगतान सरकार से प्राप्त होता है। तो कुछ जो टैक्स वगैरह को माइनस करने के बाद, मतलब जो किसी को देना है देने के बाद, अगर कुछ मिलना है मिलने के बाद राष्ट्रीय आय में से घटा या प्लस करने का जो बचता है वो होता है व्यक्तिगत आय। ये वास्तविक आय होती है। लेकिन वास्तविक आय क्या वास्तव में व्यय किया जाता नहीं। अब जो आय निजी यानी कि परिवारों के द्वारा अपने उपभोग पर व्यय किया जाता है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, शॉर्टकट बोलते हैं पीडीआई। व्यक्तियों और परिवारों को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत रूप से जो वो खर्च कर सकते हैं, वास्तव में खर्च करते हैं, जो उनके हाथ में होता है, किसी को देने की जरूरत नहीं है, उसके हम व्यक्तिगत प्रयोज्य के नाम से जानते हैं। यानी कि सरकार को जो भी कर वगैरह टैक्स वगैरह देना, सरकार को जो भी प्रत्यक्ष कर देना, क्योंकि आपके पास जो वास्तव में लाभ बचता है, वास्तविक लाभ यानी कि व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय में से टैक्स लगता है, टैक्स को माइनस करेंगे, और कुछ जुर्माना वगैरह भरना है, सब माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट बचता है वो है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। जिस प्रकार से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती है उसी प्रकार के राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, यानी कि राष्ट्र के पास वो कुल आय जो वो राष्ट्र के विकास के लिए खर्च करने के लिए तैयार होती है, उपलब्ध होती है, उनको राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है। शेष विश्व से जो भी हस्तांतरण आता है वो की जोड़ते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बराबर होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शेष विश्व से चालू हस्तांतरण, ये राष्ट्रीय आय होता है। और राष्ट्रीय मतलब ये शुद्ध प्रयोज्य आय है। अगर इसको सकल पूछा जाता है, सकल राष्ट्रीय आय, बस इसमें एक काम कर देना, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में आपको जोड़ देना है डेप्रिसिएशन के मूल में, तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बनके तैयार हो जाएगा। ये होगी कुछ प्रमुख अवधारणाएं। अवधारणाओं को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है वो है राष्ट्रीय आय मापन की विधियों से। किसी भी देश में राष्ट्रीय मापन की प्रमुखतः 3 विधियां हैं बेटा। उत्पाद, जिसको मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं या मूल्य वर्धित विधि भी बोलते हैं, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, तो जब इन तीनों विधियों की हम बात करेंगे, उत्पाद, आय और व्यय, तो तीनों को थोड़ा डिटेल से जानना है, क्या क्या शामिल होता है, कैसे क्या होते हैं स्टेप टू स्टेप, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बड़ा पैदा होता है बच्चों के बीच में। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्पाद विधि, उत्पाद विधि का मतलब होता है किसी भी देश में अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी कि यहाँ पर किसी भी देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्य की गणना की जाती है, और उत्पादन मूल्य की गणना करने के लिए उत्पादकों के द्वारा जो भी वस्तुओं की बिक्री की जाती है, प्लस बिक्री करने के बाद उनके पास जो स्टॉक बचता है, जिसको बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। और यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ है उसमें से आरंभिक स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ओके, समझ में आ गया। अब जब उत्पादन मूल्य की गणना करते हैं तो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट में आता है मूल्य वृद्धि निकालना। मूल्य वृद्धि, क्योंकि केवल उत्पाद मूल्य से काम नहीं होता है, क्योंकि इस उत्पाद मूल्य में कुछ वो भी मूल्य भी जड़ा हुआ जो किसी दूसरे चीज का आपने प्रयोग किया। तो मूल्य वृद्धि निकालने के लिए आपके पास जो भी उत्पादन मूल्य है, यानी कि जो भी उत्पादन बिक्री वगैरह से, उसमें से जो भी आपकी लागत है, जिसको हम बोलते हैं मूल्य मध्यवर्ती मूल्य, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य को घटा देंगे, तो इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि, यानी कि वैल्यू एडेड, शॉर्टकट बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब जब मूल्य वृद्धि निकालेंगे, हम सबको पता है कि हमारे देश में, किसी भी देश में उत्पादन के 3 प्रमुख सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर।
तो इस प्रकार से जब मूल्य वृद्धि निकालेंगे तो मूल्य वृद्धि तीनों ही सेक्टर का अलग अलग निकाला जाएगा। अलग अलग निकालने के बाद हम फिर निकालते हैं कुल मूल्य वृद्धि। कुल मूल्य वृद्धि जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, एमपी। और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीयक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस तृतीयक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब तीनों ही क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे तब जाके बनता है कुल मूल्य वृद्धि, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड। जैसे ही ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे पास आ जाता है हम क्या करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज शुद्ध मूल्य वृद्धि। शुद्ध मूल्य वृद्धि नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, और इसी चीज को हम एनडीपीएफसी के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सकल मूल्य वृद्धि निकाल रखा है, तो जीडीपी-एमपी में से हमें क्या करना है, मूल्य ह्रास को घटा देना है और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है। और शुद्ध मूल्य वृद्धि आ गया। इसके बाद लास्ट स्टेप में हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय, और यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमारे पास जो एनडीपीएफसी आया हुआ है तो उसमें केवल विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है और राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी कौन सी विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि। अब उत्पाद विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया, उत्पाद विधि में दोहरे गणना की जो है समस्या आ जाती है, क्योंकि केवल अंतिम वस्तु जैसे हम बात करें चीनी अंतिम वस्तु है। चीनी हमने घर में प्रयोग किया तो अच्छी बात है, लेकिन चीनी का प्रयोग जब दुकानों में होता है मिठाई बनाने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा अंतिम वस्तु। ऐसे में हम छोड़ो अंतिम वस्तु, हम क्या करते हैं, मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं, वो भी किसके, दोहरे गणना से बचने के लिए। जैसा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिंपल मैंने बताया, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जीडीपी-एमपी, और जीडीपी-एमपी निकालने के लिए बिक्री यानी कि 4500, स्टॉक में परिवर्तन यानी कि 600, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें घटा देंगे मध्यवर्ती लागत है, मध्यवर्ती मूल्य यानी कि 1500। तो कितना हो गया, 45 से 15 गया 3000, 3000 प्लस 600 यानी कि 3600 हो गया। जीडीपी आ गया। अब हमें राष्ट्रीय आय निकालना है यानी कि एनएनपीएफसी निकालने के लिए जीडीपी-एमपी में से हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी-एमपी में से हमें घटाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, जिसको स्थायी पूंजी को बुक भी बोलते हैं, 700, घटाना पड़ेगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यानी कि 240, और प्लस करना पड़ेगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को यानी कि माइनस का 200। करिए, ये हो गया 3600, 700, 900 और 200 1100, ये हो गया माइनस का 1140। तो ये हो गया 0, 6, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2460 करोड़। ओके। नेक्स्ट मेथड होता है आय विधि। आय विधि के अंतर्गत एक देश में जितने भी अर्जित आय, जितने भी साधन आय, अब साधन आयों का योग किया जाता है। साधन आय का मतलब कौन कौन से होते हैं, साधन आय जानने के लिए उत्पादन के साधनों को समझना पड़ेगा। उत्पादन के साधन जैसे भूमि से साधन आय किसकी प्राप्त होती है, भूमि से प्राप्त होता है किराया, जिसको कहीं कहीं हम लगान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है पूंजी के बदले में प्राप्त होता है ब्याज। तीसरा होता है श्रमिकों को प्राप्त होता है पारिश्रमिक या फिर क्षतिपूर्ति। और फिर होता है हमारे पास साहसी यानी कि बिजनेस को चलाने वाला, उसको प्राप्त होता है लाभ। जब जिसके पास ये चारों नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्वरोजगार, और स्वरोजगारों की आय को हम लिखते हैं मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। इस पांचों प्रकार की इनकम को जोड़ेंगे तब ये पांचों प्रकार की इनकम बनता हमारा एनडीपीएफसी, जिसको हम बोलते हैं घरेलू आय। अब घरेलू आय से हमें प्राप्त करना होता है राष्ट्रीय आय, और यहाँ राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू आय में जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तब जाके ये एनएनपीएफसी बन के तैयार होता है। समझ में आ गया, ये हो गया। लेकिन यहीं पर एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिखने में जितना छोटा लगता है एक्चुअली में इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है यहाँ पर प्रचलन अधिशेष या परिचालन अधिशेष भी बोला जाता है, कहीं पर इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रचलन अधिशेष क्या होता है ना, 3 चीज़ों का योग होता है, यानी कि बिजनेस को, व्यवसाय को परिचालन करते करते प्राप्त होने वाली लाभ प्लस ब्याज प्लस किराया।
जब इन तीनों को टोटल करेंगे तो वो होता है प्रचलन अधिशेष। ध्यान में रखना, प्रचलन अधिशेष अगर कहीं लिखा हुआ है और लाभ ब्याज किराया भी लिखा है, हम केवल प्रचलन अधिशेष के मूल्य को ही शामिल करते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है लाभ। लाभ के तीन अंग होते हैं। लाभ के तीन अंग कौन कौन से हैं? पहला होता है निगम लाभ कर, निगम लाभ कर। दूसरा होता है लाभांश। तीसरा होता है अवितरित लाभ, अवितरित लाभ। जो भी हमारे पास लाभ होता है निगम में उत्पादन से, उसका टैक्स फिल भरा जाता है। टैक्स के बाद हिस्सा बांटा जाता है और एक हिस्सा नहीं बांटा जाता है। तो इसके तीन अंग होते हैं। अगर लाभ दे रखा है तो लाभ को ही लिखेंगे, लेकिन लाभ नहीं है तो तीनों अंगों को हम जोड़ेंगे, लाभ होता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमें समझना है, वो है पारिश्रमिकों की क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति पारिश्रमिकों की। अब जो पारिश्रमिक होते हैं, जो श्रम होता है, श्रमिक कई प्रकार की सेवाओं के बदले में, अपनी सेवाओं के बदले में आयोजित करते हैं। जैसे उनको नकद वेतन मिलता है, ठीक है ना, उसके अलावा उनको बोनस मिलता है, उसके अलावा उनको खाना पीना या रहने को घर मिलता है, या आने जाने के लिए गाड़ी मिलती है, पहनने को वर्दी मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा टीए मिलता है, डीए मिलता है, इसके अलावा पीएफ वगैरह मिलता है। ये सभी चीज़ें उसकी पारिश्रमिक के टोटल जोड़ होता है। इन सभी के माध्यम से क्षतिपूर्ति बनता है। अगर आपके पास कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति दे रखा है और इनमें से कोई भी दे रखा है तो छोड़ो, हमें केवल पारिश्रमिक को क्षति, लेकिन केवल वेतन दे रखा है और पीएफ भी दे रखा है, जिसको बोलते हैं नियोक्ता के द्वारा दिया जाने वाला सामाजिक योगदान, तो हमें जोड़ देना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, राष्ट्रीय आय की गणना करने के, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें घरेलू आय निकालते हैं, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए सभी साधन आयों को जोड़ेंगे। कौन कौन सा है? लाभ हो गया 200, प्लस कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति हो गया 350, प्लस ब्याज हो गया 60। जो चीज़ नहीं है उसको ऑटोमेटिक छोड़ देना है, नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर है लगान यानी कि 70। फिर है स्वरोजगार की मिश्रित आय, कितना है? 600। अब देखिए पांचों आइटम बन गया, जोड़ दो, कितना हो गया? 200, 500, 500 और 600, 1100। 1100 प्लस 50, 60, 110, 110 और 70, 180, तो ये हो गया 1280। ठीक है, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी मिलने के बाद हम क्या निकालते हैं? एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी निकालने के लिए एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1280। और विदेशों से प्राप्त हो रहा है हमें माइनस का 50 रुपये, यानी कि जा रहा है, प्राप्त तो हो नहीं रहा है, तो ये हो गया 1330 करोड़ हमारा आंसर। ठीक है। अब लास्ट मेथड बचता है व्यय विधि। देश के सभी नागरिकों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। अपनी अपनी ज़रूरतों और अपनी अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त पूरा करने के लिए देश के नागरिक क्या करते हैं? अंतिम वस्तु और सेवाओं पर व्यय करते हैं। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्ययों का जब योग किया जाता है ना, उसी योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अब बात की है, ये जो व्यय होता है वो व्यय कौन कौन से होते हैं? अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र की ज़रूरतें होती हैं, घरेलू क्षेत्र परिवारों की अपनी जरूरत, जिसको बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है। उसी तरह से सरकार की अपनी जरूरत होती हैं, जिसको बोलते हैं हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। उसी प्रकार से उत्पादकों की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और उसी प्रकार से शेष विश्व की अपने होते हैं, शेष विश्व के साथ होता है, जिसको बोलते हैं शुद्ध निर्यात। क्या बोलते हैं? शुद्ध निर्यात। अब ये चारों ही प्रकार के व्ययों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनता है कुल व्यय, और इसी कुल व्यय को हम बोलते हैं जीडीपीएमपी, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जब व्ययों को जोड़ेंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। शुद्ध घरेलू उत्पाद में से हमें क्या निकालना पड़ता है? राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़ती है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय मतलब एनएनपीएफसी। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें जीडीपीएमपी में से मूल्य राशि को घटाएंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, और विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। ठीक है, इतना हो गया फार्मूला। इजी है ना? बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने अभी एक टर्म यूज किया था, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी
निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण वास्तव में उत्पादकों के द्वारा किया जाने वाला व्यय, और उत्पादकों के व्यय को हम क्या बोलते हैं? निवेश। निवेश दो प्रकार का होता है, एक स्टॉक में किया गया निवेश, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, स्टॉक निवेश, और दूसरा होता है स्थिर संपत्तियों पर किया गया निवेश। ऐसे में सकल घरेलू उत्पाद के दो अंग होते हैं, एक होता है सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, और दूसरा होता है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन यानी कि अगर निवेश करेंगे स्टॉक में तो स्टॉक बढ़ेगा, तो क्या परिवर्तन, कितना चेंज हुआ, इन दोनों का योग ही सकल घरेलू पूंजी निर्माण होता है। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। हमें पता है सबसे पहले हमें क्या निकाल के आता है? जीडीपी एमपी। उसके बाद इसलिए हम क्या करते हैं? सभी व्ययों को जोड़ेंगे। निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है 900, सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ेंगे। सरकारी अंतिम उपभोग दे रखा है, बीच में अगर आय वगैरह दे रखा है हमें नहीं, क्योंकि हमें केवल व्यय देखना है। प्लस व्यय 4 प्रकार का होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद 250, प्लस विदेशी शेष निर्यात, और शेष निर्यात ना देके यहाँ पर क्या देखा है? शुद्ध आयात दे रखा है। जब शुद्ध आयात दे रखा है तो मतलब निर्यात का उल्टा, तो ये प्लस होने की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 900, 400, 1300, 1300, 1400, 1550। 1550 में से माइनस कर देंगे 30, तो ये हो जाएगा 1520। तो जीडीपी एमपी के बाद हम निकालेंगे एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से यानी कि 1520 में सबसे पहले तो मूल्यह्रास को घटा दो। मूल्यह्रास कहाँ पर देखो? मूल्यह्रास है यहाँ पर स्थिर पूंजी का वो 20 रुपये, माइनस कर दिया। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा 100 रुपये, घटा दिया। और विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, ये हो गया माइनस का 40। कितना हो गया? 1520, ये हो गया 20, 60, 160, तो ये हो गया 1520 माइनस 160, कितना आएगा? 0। 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 1 गया 3, 1360 करोड़, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है ताकि आप यूज कर सके, कहाँ क्या प्लस होगा याद रखना है। नॉर्मली सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, तो लैंग्वेज तभी समझ में आएगा जब कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बेझिझक अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। पर्सनली मुझसे टॉक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रखा है, मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।